Hello dear student, welcome to my channel. Today we'll discuss the electrostatic chapter of class 12th part 2. सबसे पहले इसके अंदर हम नीट 2011 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. Hello dear student, welcome to my channel. Today we'll discuss the electrostatic chapter of class 12th. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो 2011 में नीट के अंदर आया हुआ है. इस क्वेश्चन में कहा कि दो मेटेलिक स्फीयर हैं जिनके पास इक्वल चार्ज है और उनको सस्पेंड किया है विद द कॉमन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एल. और जो एल लेंथ है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम. एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं. अब इसने कहा कि एक्सपोज करें कि ये जो चार्ज लीक हो जाए मेटेलिक स्फीयर से एट द कांस्टेंट रेट, तो एक दूसरे की तरफ ही अप्रोच करेंगे यानी एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे. जो वेलोसिटी है वो हमें बताना एज द फंक्शन ऑफ एक्स. इसको कैसे सोल्व करें? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेंशन का यूज करेंगे टी. यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. टी को रिजोल्व कर लेंगे टू पार्ट में. ये हो जाएगा टी कोस थीटा और टी साइन थीटा. दोनों मेटेरिक स्फीयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. देन फोर्स एफ, वेट विल बी डाउनवर्ड mg. अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर मेटेलिक स्फीयर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए यानी कि t कोस थीटा अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, t साइन थीटा इक्वल अपोजिट होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन के. यानी कि हम कह सकते हैं कि t साइन थीटा इज इक्वल टू f और t कोस थीटा इज इक्वल टू mg. दोनों को डिवाइड कर लेंगे. ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा एफ बाई एम जी. यहां पे एक आपको दिया हुआ है कि अगर ये डिस्टेंस वेरी लेस हो एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. यहां पे ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का. अगर लेंथ वेरी लेस है देन जो टेंजेंट थीटा है ये अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा की तरह बिहेव करेगा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्रायंगल से हम देखें, ट्रायंगल ए बी सी से ये ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास ए बी सी, जिसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हो जाएगा x बाई 2 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी लेंथ l. यहां पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा x बाई 2l. देन फोर्स की वैल्यू होती है k q इंटू क्यू डिवाइड बाई r स्केयर मीन्स x स्केयर देन mg. और q स्केयर की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये आ जाएगी x की क्यूब mg डिवाइड बाई 2l इंटू के. यहां से अगर हम देखें तो Q को ले लेंगे हम x की पावर 3/2 और बाकी सब कांस्टेंट हैं. अब डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, dq डिवाइड बाई dt. ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 देन dx बाई dt. ये हो जाएगी वेलोसिटी v 3/2 x की पावर 1/2. देन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt 2/3 x की पावर माइनस 1/2. अब यहां से dq डिवाइड बाई dt इसने कहा है कांस्टेंट रेट है ये. देन वेलोसिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2. फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं. ये नीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है. इसमें कहा कि टू पिच बॉल हैं ए और बी, इनके पास इक्वल चार्ज है, इनको सस्पेंड किया गया है किसी कॉमन पॉइंट से, इनकी और जो स्ट्रिंग है इनकी लेंथ सेम है. अगर इन्हें कहा कि ये जो क्लिप है ये हाफ लेंथ की हो जाए यानी कि y/2 हो जाए, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच होता है
तब इक्विलिब्रियम जो आएगा आर और आर डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसको सोल्व करने के लिए सिंपल वही मेथड यूज करेंगे हम कि एफ डिवाइड बाई एम जी हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। अब यहां से फोर्स की वैल्यू अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगी के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर देन एम जी, और टेंजेंट थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा आर बाई टू और बेस हो जाएगा वाई। अब यहां से अगर हम रिलेशन लें, ये हो जाएगा आर क्यूब विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी टू वाई। बाकी सब कांस्टेंट है तो यहां से कह सकते हैं कि आर क्यूब जो है इक्वल है समथिंग कांस्टेंट के वाई। सिमिलरली आर डैश क्यूब जो होगा ये हो जाएगा वाई बाई टू के इक्वल। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आर डैश क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू वाई बाई टू, देन वाई कैंसल आउट, देन आर डैश क्यूब विल इक्वल टू आर क्यूब डिवाइड बाई टू, देन आर डैश विल बी इक्वल टू आर टू की पावर 1/3, यानी आर डैश हो जाएगा हमारे पास R 2 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज के नियर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है किसी फील्ड में, उसके कोई फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज उस फील्ड के अंदर आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब फील्ड किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दैट फील्ड। यानी कि हमारे पास ये मान लें कि ये प्लस क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये जो टेस्ट चार्ज है जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जर्ट करता है वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जो भी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, इसको हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए डिस्टेंस r है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास F वेक्टर डिवाइड बाई Q नोट, और फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो K Q नोट डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी केवल डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। अब इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और आगे चल के आप पढ़ेंगे ये हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला निकाल लें, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T-2 डिवाइड बाई चार्ज, और चार्ज हो जाएगा A इंटू टी, बिकॉज करंट की वैल्यू होती है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, और चार्ज हो जाएगा I मल्टीप्लाई टी। ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास m1 L1 T-3 A-1, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज।
जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? एक्चुअल में ये इमेजिनरी पाथ है, और ये जो इमेजिनरी पाथ है मे बी स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकता है। अगर हम किसी भी पाथ के ऊपर, इमेजिनरी पाथ के ऊपर, चाहे स्ट्रेट है चाहे कर्व्ड है, किसी पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें, वही पॉइंट हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये ए पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, बी पे ये डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस which may be straight, curved, tangent at any point, give the direction of electric field. सबसे पहले ये सर माइकल फैराडे ने इसको इन्वेंट किया था। उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है किसी पॉइंट पे कितनी होगी। अब इसी कुछ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी। इनका एंड कहां पे होगा? इन्फिनिटी से इनका एंड हो सकता है नेगेटिव चार्ज पे, या हम कह सकते हैं कि दे आर स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड होगा इनका नेगेटिव चार्ज पे। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर और लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी ये हमेशा नॉर्मली होंगी किसी चार्ज पे, चार्ज सरफेस पे, ऑलवेज नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल रहेंगी। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं जो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां पर दो टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे जो दो डायरेक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये कंडक्टर से पास नहीं होती, ये डाइलेक्ट्रिक से पास हो सकती है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक बट डज नॉट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दे लेटरली कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये लेटरल प्रेशर लगाएंगी, इससे जिनकी लेंथ जो है, बिकॉज इन लार्ज इन लेंथ, तो लार्ज इनकी लेंथ दिखाई देगी हमें। और ये किसकी वजह से होगा? क्योंकि लेटरल प्रेशर लगा रहे हैं, लेटरल प्रेशर ड्यू टू अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, दे आर कंटिन्यूअस तो हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती लाइक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखें, सपोज करिए मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आउटसाइड होएगी नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड होएगी साउथ से नॉर्थ। ये क्लोज लूप बनाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये कंटिन्यूअस तो है, पॉजिटिव से लगातार नेगेटिव की तरफ जाती रहेंगी, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव पे कभी नहीं आएंगी, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाई मीन्स दो, जिसके पोल हो। अब यहां पे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी स्मॉल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये चार्ज जो है क्यू क्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम एज्यूम करते हैं 2a। अब 2a क्यों लेते हैं? 2 इसीलिए लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होगा
इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज तो 0 है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसको P से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर है। इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे डिस्टेंस के ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन बनती है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। इस यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा AT और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L, यानी कि L1 T1 A1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और डेफिनेटली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आइडल डाइपोल जो होता है, अब आइडल डाइपोल क्या है? आइडल डाइपोल होता है जिसका चार्ज तो वेरी लार्ज हो और डिस्टेंस इनके बीच में वेरी स्मॉल हो। और आइडल डाइपोल का साइज नेग्लिजिबल होता है, जो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जितनी प्रॉब्लम है यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं। यहां से ABCD, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न दिया हुआ है। इसमें से हमें बताना कि एग्जैक्ट कौन सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न हो सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ए पे डिस्कस करें। क्या ए पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे, यानी चार्ज सरफेस पे, ये हमेशा नॉर्मल होंगी। ये ए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया हुआ इन्होंने। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पे। सेकंड की अगर हम डिस्कस करें तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें ठीक दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव पे जा रही हैं। लेकिन यहां पे देखें सेकंड केस के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, जो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां पे सबसे पहले हम डी पे आते हैं। डीप का हम डिस्कस करें तो यहां पे डी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्रॉस किया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे सी पे अधिकतर स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से कहां जा रही है? नेगेटिव पे। लेकिन एक चीज पे ध्यान देने की बात है, यहां पे जो यहां पे ऐसे क्लोज दिखाया हुआ है, ये इसका मीनिंग ये है कि दे फॉर्म द क्लोज लूप। एक्चुअल में क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाती है क्लोज लूप। तो यहां पे इसका मीनिंग ये है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, जो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास सी है, ये सी बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेज हैं और लाइक चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे लेटर प्रेशर लग रहा है, तो ये सी पॉसिबल है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to q are placed at the x axis at x is equal to 1, 2, 4, 8 and so on। यानी कि कुल चार्जेज है q, उनको किसी x एक्सिस पे रखा हुआ है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x is equal to 0
ड्यू टू द सेट ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पे इसका एक रफ डायग्राम बनाए अगर हम, तो रफ डायग्राम में ये है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। अब यहां पे देखना है कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ऐसा कुछ भी इन्होंने कहा नहीं है। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0, हर एक पे चार्ज q है। अब क्वेश्चन को कैसे करें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करेंगे कि इस x इज इक्वल टू 0 पे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेंगे, सेट ऑफ चार्जेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो q जो चार्ज है x इज इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हो जाएगी। सेकंड की वजह से भी सेम डायरेक्शन होगी, x इज इक्वल टू 4 पे भी सेम डायरेक्शन, और सब की वजह से डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी, इन सब को ऐड करेंगे के क्यू डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस के क्यू डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, प्लस के क्यू डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। के क्यू को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16, 1 बाई 64 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको सम ऑफ जीपी से सोल्व करेंगे, ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू, और सम ऑफ जीपी कहती है कि फर्स्ट टर्म जो होगी हमारे पास ए माइनस आर, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें इनका, तो इनका मल्टीप्लीकेशन बनता है 1/4, और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 माइनस 1/4, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के क्यू, और ये हो जाएगी 3 एंड 4/3 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड क्वेश्चन, 1/1 एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाई 64। फिर से सम ऑफ जीपी अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो इनका मल्टीप्लायर है, जो डिफरेंस है इनके बीच में, आर जो है -1/4 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीपी का लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा के क्यू, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है -1/4 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू डिवाइड बाई 5 एंड अबव इज 4। अब इसको सोल्व कर लेना अपने आप, और ये फाइंड आउट हो जाएगी सेम वैल्यू। अब हमारे पास एक आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन होती है कि कोई डाइपोल है, कोई लेंथ है उसकी 2a, अगर कोई लाइन उसके डाइपोल लेंथ के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए या 180 डिग्री एंगल बनाए तो उसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। ए लाइन विच मेक एन एंगल विद द डाइपोल लेंथ थीटा और 180, देन लाइन विल बी कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे हम एक एक्सियल लाइन मान लेते हैं जो इस डाइपोल लेंथ के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। पी पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जिसको हम कह देते हैं ई पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स, इसको कह देंगे ई नेगेटिव। और सेंटर से डिस्टेंस जो है पी पॉइंट तक का ये आर है, और क्यू चार्ज तक ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास आर माइनस ए, और माइनस क्यू चार्ज तक हो जाएगा आर प्लस ए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नेट। ई नेट हमारे पास आ जाएगी
ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव ई नेगेटिव कुछ नहीं है, हम चाहें तो इसको E1 और इसको E2 ले भी सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे हमारे पास E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये आ जाएगी K Q डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर, माइनस E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये हो जाएगी K Q डिवाइड बाई R प्लस में A का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। E नेट विल बी इक्वल टू K Q कॉमन, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि A प्लस बी, A माइनस बी जो होता है वो होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA। R स्क्वायर टू R स्क्वायर कैंसल आउट, A स्क्वायर टू A स्क्वायर कैंसल आउट, देन E नेट विल बी इक्वल टू KQ इंटू 4RA डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2A। अब यहां से Q भी है हमारे पास, A भी है, और 2 की वैल्यू यहां से ले लेंगे, यानी E नेट की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये हो जाएगी 2KPR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर E नेट। स्पेशल केस यूज करें अगर हम, स्पेशल केस, इफ R इज फार फार ग्रेटर देन A देन A स्क्वायर विल बी नेग्लेक्ट। A स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सपोज करें A की वैल्यू 0.5 है, और 0.5 का अगर A का स्क्वायर करें तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.25, यानी कोई स्मॉल वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ई नेट की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये हो जाएगी 2KPR डिवाइड बाई R की पावर 4, एक R टू एक R कैंसल आउट, देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे होगी हो जाएगी 2KP डिवाइड बाई R क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहां पे क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हुई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास ये आएगा E1 माइनस E2। E1 बड़ा है तो ये जो डायरेक्शन है E1 की, ये भी वही डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों की यहां पे सेम है। अनदर करते हैं आर्टिकल कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मैंने आपको डिस्कस किया ही था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को 2a लेते हैं हम। इन दोनों के बीच का जो सेंटर है उसे डिस्टेंस a और a। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक एन एंगल 90 डिग्री, मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट P पे हमें सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टूवर्ड्स होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी जिसको हम E1 कह देंगे। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब इसको रिजोल्व करेंगे हम E1 को, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और परपेंडिकुलर में हो जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड होती हैं, ये हो जाएगी हमारे पास E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज।
यहां भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा हमारे पास। इसको रिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और परपेंडिकुलर में हो जाएगा हमारे पास E1 sin थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो E1 इज इक्वल टू E2 है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। और ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर द रूट। आर जो है डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से और उस पॉइंट पी तक के बीच का डिस्टेंस है ये आर। ये डिस्टेंस भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, तो हम कह सकते हैं E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास E हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा। E की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की 2E1 की वैल्यू पुट करें तो K Q डिवाइड बाय डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर और cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल थीटा है, इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, देन बेस विल बी A, ये बेस हो जाएगा A और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये वाला। और इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट। देन पुट इट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2K Q A डिवाइड बाई अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2A और यहां से Q भी हमारे पास 2 भी है A भी है। अब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पे वो हो जाएगी हमारे पास 2P डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 एंड आल्सो K 2KP। स्पेशल केस अगर हम ले इसका, यहां पे इफ R इज फार ग्रेटर देन A देन A स्क्वायर विल बी नेग्लेक्ट, A स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू हो जाएगी 2KP डिवाइड बाई RQ। अगर कंपैरिजन करें एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का तो ये हमारे पास आ जाएगा E एक्सियल विल बी ट्वाइस टाइम E इक्वेटोरियल। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, नीट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पे हम लगा सकते हैं माइनस क्यों लगाया हमने, अगर हम ध्यान से देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दोनों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहां जब वेक्टर लिखेंगे यहां पे हम माइनस लगाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग। कोई चार्ज रिंग है उसकी एक्सिस पे हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये हमारे पास कोई रिंग है, सपोज करें प्लस Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रिंग। अब रिंग का ये नहीं पता कितना बड़ा है, हम सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस A है और इस पॉइंट P तक का एक्सिस से डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से स्मॉल डेल्टा Q चार्ज ले लेते हैं
इसकी वजह से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। डेल्टा क्यू चार्ज यानी स्मॉल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्मॉल होगी, DE। अगर हम इसको रिजोल्व करें तो ये हो जाएगी हमारे पास DE कोस थीटा, और परपेंडिकुलर में हो जाएगा हमारे पास DE साइन थीटा। सिमिलरली इससे जस्ट बिलो DQ चार्ज लें, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, DE सेम एंगल थीटा। इसको रिजोल्व करेंगे तो DE कोस थीटा एंड DE साइन थीटा। अब DE साइन थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से होगी, साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगी हमारे पास DE कोस थीटा। अब सारे कंपोनेंट को अगर हम ऐड करें तो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन का मीनिंग भी ऐड ही होता है। अब D की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगी हमारे पास K स्मॉल चार्ज DQ डिवाइड बाय डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर एंड कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे R है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर दी रूट। ये हो जाएगी A डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर दी रूट। और इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो E की जो वैल्यू है हमारे पास K डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो जाएगी हमारे पास यहां पे बेस जो होगा उसकी वैल्यू है R हमारे पास R। ये हो जाएगी R और इसका इंटीग्रेशन करें टोटल चार्ज का तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K Q R डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये CBSE के लिए है। अगर इसको नीट में या कंपटीशन में पूछा जाएगा तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे, वो हमसे पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉइंट निकालिए जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए, इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब यहां पे DE डिवाइड बाई DR की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं R की वैल्यू को। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R इज इक्वल टू A बाई √2, यानी कि जो इसका रेडियस था रिंग का उसको √2 से डिवाइड कर दें तो उतने डिस्टेंस पे हमारे पास जो R होगा, ये जो R होगा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आनी है वो हो जाएगी रेडियस ऑफ द रिंग डिवाइड बाई √2। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग 0 हो जाएगी बिकॉज R की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगी। अब किसी R इज इक्वल टू A बाई √2 पे, R इज इक्वल टू A बाई √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। उसके बाद जब मैक्सिमम आ जाएगी तो इससे ऊपर तो जाएगी नहीं, अब डिक्रीज होगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अगर R की वैल्यू नेगेटिव में हो तो तब ये ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस आर्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज करें अब कंपटीशन में कैसे इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई ये कोई स्क्वायर है, इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज Q प्लेस किया हुआ है, इसके सेंटर से वो पॉइंट निकालिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब इस क्वेश्चन को सिंपली अगर हम सोल्व करना शुरू करें तो काफी टाइम कंज्यूम कर लेगा, ये 10 से 15 मिनट का टाइम ले सकता है अगर हम इसको बहुत लेंथी तरीके से करें। अदरवाइज इसको 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व किया जा सकता है
और 1 मिनट से भी कम टाइम लग सकता है इसके अंदर। अगर इसको हम रिंग एज्यूम कर ले, स्केयर को, इसके ऊपर चार्ज 4q हो जाएगा और इसका जो रेडियस बनेगा, अगर सपोज करें स्केयर की साइड ए है तो इसका जो रेडियस होगा इस रिंग का वो हो जाएगा a/√2। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम आएगी वो आ जाएगी a/√2, यानी कि जो रेडियस था रिंग का डिवाइड कर दें इसको √2 से। सपोज करें अगर कोई क्यूब है आपके पास, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है और इसके सेंटर से हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो सिंपली हम फिर से वही करेंगे कि इसको एक रिंग की तरह एज्यूम कर लेंगे कि ये कोई रिंग है हमारे पास और ये रिंग जो है इसके ऊपर जो है चार्ज 6q हो जाएगा। इसका जो रेडियस होगा, अगर हम इसको यहां से देखें, ये होता है √3/2a। ये इसका रेडियस है अगर क्यूब को हम रिंग की तरह एज्यूम करें तो यहां पे इस क्यूब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसका रेडियस है हमारे पास √3/2a डिवाइड बाई √2। ये वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जो पॉइंट है हमारे पास वो तो a/√2 है और ये हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टॉर्क एक्ट ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो, या नॉन यूनिफॉर्म में कर दें तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यूनिफॉर्म को डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर आप किसी भी पॉइंट पे, सपोज करें यहाँ पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये डी है, इनके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई डाइपोल प्लेस किया हुआ है। अब डाइपोल प्लेस किया हुआ है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा QE, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q × E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। अब यहां से नेट जो फोर्स होगा हमारे पास, नेट फोर्स दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0। अब फोर्स की वैल्यू 0 है हमारे पास, टॉर्क निकालना है। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि नेट फोर्स 0 हो फिर भी टॉर्क हो? यस पॉसिबल, दिस इज द एग्जांपल। अब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू अगर हम निकाल लें, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स तो हो जाएगा QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे। सपोज करिए ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारे पास, सपोज कर लीजिए ए है, ये बी, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम ABC और साइन थीटा की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा डाइपोल की जो लेंथ होती है 2a, और ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी QE × 2a साइन थीटा। Q × 2a हमें पता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी PE साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P × E। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब टॉर्क मैक्सिमम कहां होगा? टॉर्क विल मैक्सिमम टॉर्क होगा जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो, तब टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P।
अगर थीटा की वैल्यू 0 है या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तब हमारे पास फोर्स या टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। सपोज करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लें कि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है। ये जो QE पे जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी, और प्लस QE पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है। यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, और टॉर्क की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिमिलरली केस के अंदर भी अपने पास यहां पे जो फोर्स F1 है, इसकी वैल्यू लेस होगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वहां पे वैल्यू ज्यादा होगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं तो यहां भी फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी सॉरी, और टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। हमें पता है कि अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स टॉर्क की वैल्यू आती है PE sin थीटा। P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करें कि हम DW जो है वर्क डन करते हैं, DW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस डाइपोल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसको डिस्प्लेस करते हैं। हमने सपोज किया उसको अगेंस्ट डिस्प्लेस किया तो ये अपनी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हमें जो वर्क डन करना पड़ता है DW, वो हो जाएगा टॉर्क इनटू d थीटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द डाइपोल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू d थीटा। हम d थीटा उसको डिस्प्लेस करते हैं अगेंस्ट टॉर्क, तो DW की वैल्यू होगी हमारे पास PE sin थीटा d थीटा। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करें, अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें θ1 से θ2, देन PE की वैल्यू हमारे पास, ये PE बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। लिमिट पुट करेंगे यहां पे, तो W की जो वैल्यू है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, ये हो जाएगी -PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करें स्पेशल केस अगर हम यूज करें कि θ1 की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है और इसको थीटा तक डिस्प्लेस कर देते हैं, θ2 की वैल्यू है θ2 इज थीटा, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी -PE कोस थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम
स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा हमारे पास? जब थीटा की वैल्यू 0 और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है? यहाँ पे नेगेटिव में होगी। थीटा की वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -PE, जो नेगेटिव फॉर्म में होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 180 मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके अगेंस्ट हम डाइपोल को रख दें, अगर यानी डाइपोल यहां पे पॉजिटिव रख दें, यहां पे नेगेटिव रख दें, तो यहां पे जो डाइपोल मूवमेंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जो डाइपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा हमारे पास, यहां पे 180 डिग्री होगा। थीटा कब होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो, यानी -Q + Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ये जो E है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में अगर एंगल 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में, देन थीटा विल बी 180 और cos 180 की वैल्यू हमारे पास -1 होगी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम प्लस की PE।